पहला अपना क्वेश्चन है कि हस्तशिल्प उद्योगों का के पतन, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारणों और प्रभावों की समीक्षा करनी है। समीक्षा करने का मतलब होता है बताना है उनके बारे में, ठीक है नहीं। कारणों को, प्रभाव को, दो बातें तो ये हो गई। एक हो गया हस्तशिल्प उद्योग का पतन। तो पहले तो आपको हस्तशिल्प उद्योग का पतन बताना है, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना, और फिर उसके कारणों को और प्रभाव को बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आपको ये इंगित कर रहा है, बता रहा है कि अब इसने ये तो नहीं पूछा हस्तशिल्प उद्योग के बारे में बताओ, लेकिन जब उसमें हस्तशिल्प उद्योग बोल रखा है तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे, हस्तशिल्प उद्योग के पतन के बारे में, ठीक है नहीं। जब हस्तशिल्प उद्योग का पतन स्टेटमेंट दे रखा है तो मैंने आंसर में यही किया है, पहले थोड़ा सा हस्तशिल्प उद्योग के पतन के बारे में बताया, फिर उसके कारणों पर चर्चा करी है, फिर उसके प्रभावों पर। तो पहले हमने हस्तशिल्प उद्योग का पतन बताया। वास्तव में हस्तशिल्प उद्योग का पतन होता क्या है, तो हमने बताया कि भारत के संदर्भ की बात चल रही है, तो भारत में हस्तशिल्प उद्योग का जो पतन है, पतन का जो तात्पर्य है, पतन से तात्पर्य जो 19वीं सदी है उसमें जो ब्रिटिश नीतियां हैं उनके कारण या उनके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों का पतन हो गया। भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन, और कृषि, जब उनका पतन हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निर्भर हो गई? कृषि पर। कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भरता बढ़ गई लोगों की, ठीक है नहीं। अधिकाधिक का मतलब ज़्यादा निर्भरता के साथ साथ आधुनिक उद्योगों की स्थापना न होना। मतलब आ रहा आपसे पूछे कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन क्या है, तो आप बताओगे कि भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का जो पतन है का तात्पर्य या से तात्पर्य 19वीं सदी में जो ब्रिटिश नीतियां अप्लाई की गई उसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों का पतन हो गया, कृषि पर निर्भरता बढ़ गई और आधुनिक उद्योग का स्थापना नहीं हो पाई, ठीक है नहीं। यही आपके पास हस्तशिल्प उद्योग के पतन से तात्पर्य है। इसे हम पॉइंटों के रूप में भी लिख सकते हैं कि भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन निम्न बिंदुओं के आधार पर दिखाई देता है। नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय उद्योगों का पतन। नंबर सेकंड, कृषि पर निर्भरता का बढ़ जाना। नंबर थर्ड, आधुनिक उद्योगों का मतलब स्थापित न हो पाना, ठीक है नहीं। तो ये उद्योग के पतन, हस्तशिल्प उद्योग के पतन में तीन बातें प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। तो हमने बता दिया हस्तशिल्प उद्योग का पतन होता क्या है। पहले पैराग्राफ में हमने ये चीज़ें बता दी, इसी को भूमिका भी बोलते हैं हम। क्वेश्चन की भूमिका हमने बना दी। अब दूसरा अपना काम क्या है? कारण बताने हैं और प्रयोग। और हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखना होता है। टू द पॉइंट का मतलब इधर उधर की फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, जो सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ उन्हें लिखो, क्योंकि वहाँ इतना टाइम होता नहीं है कि तुम अलग से कुछ ऐड करो या कुछ बना सजा बजा कर लिखो। इतना टाइम नहीं होता, वहाँ 7 से 8 मिनट में आपको 8 से 9 मिनट में आंसर लिखना है। तो मेन जो की पॉइंट है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखा जाता है। इसमें की पॉइंट कितने थे? पहला तो ये था, इसे बताना था हस्तशिल्प उद्योग के पतन को। दूसरा की पॉइंट ये था, कारणों को बताना। तीसरा की पॉइंट, प्रभाव को। इससे ज़्यादा पे हमें लिखना ही नहीं कुछ भी, बस इतनी ही आपसे मतलब डिमांड की जाती है, जो मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन है उसे ही आप लिख दो। तो हमने हस्तशिल्प उद्योग के पतन को बता दिया। अब उसके कारणों को बता दिया कि हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ क्यों। तो पहला कारण तो आपके पास भारत से जो तैयार माल का निर्यात होता था उस तैयार माल को नियंत्रित किया गया। नियंत्रित किस प्रकार से किया गया? कर बढ़ाकर, अत्यधिक कर लगाकर, ठीक है नहीं। ब्रिटेन द्वारा भारत से तैयार माल को नियंत्रित किया गया, यानी कि रोका गया या कंट्रोल में किया गया कि जब आपके पास उस पर ज़्यादा कर लगा दिया था, मतलब ज़्यादा कर लगा दे तो भारत से माल आएगा ही नहीं, क्योंकि महंगा बिकेगा। कर लगाने के बाद चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो पहला कारण तो यही है कि ब्रिटेन द्वारा भारत से जो तैयार माल था उसे नियंत्रित किया गया। दूसरा कारण ये था कि जो निर्यात होता था भारत से, उस निर्यात पर अत्यधिक कर लगा दिया।
क्योंकि जो भारत से चीज़ों का निर्यात होता था उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगा दिया। तो ये भी एक प्रकार का कारण था हस्तशिल्प उद्योग के पतन का। क्यों? कि हस्तशिल्प उद्योग की जो वस्तुएं बाहर निर्यात होती थी, जब उन पर कर ज़्यादा लगा दोगे आप तो विदेशी बाज़ार में जाकर महंगी हो जाएंगी, तो उन्हें कोई खरीदारी उनकी बहुत कम होगी, क्योंकि वो महंगी होंगी। पहले से महंगी रहती हैं क्योंकि हाथ के द्वारा बनाई जाती हैं, और ऊपर से टैक्स बढ़ा दोगे तो और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तीसरा आपके पास कारण है, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके द्वारा शिल्पियों यानी कि जो हस्तशिल्प उद्योग में कामगार होते थे, जो मतलब आपके पास हस्तशिल्प में निपुण लोग थे, उन पर नियंत्रण किया गया। नियंत्रण किस प्रकार से किया गया? उन्हें ज़बरदस्ती उनसे कहा गया कि आप ये हस्तशिल्प उद्योग को छोड़िए और कारखाने में काम कीजिए, ठीक है नहीं, उन पर ज़बरदस्ती उनसे कहा गया। या फिर इस टाइप से उन्हें नियंत्रित किया गया क्योंकि कच्चा माल जो होता है हस्तशिल्प उद्योग में, उस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने, व्यापारियों ने कब्जा कर लिया। अब उस कच्चे माल को फिर मतलब जो भारतीय हस्तशिल्प थे उन्हें वो उच्च मूल्य पर बेचते थे। यानी कि उनके माल को तो कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था कि आप अपना जो माल है वो इतने पे बेचिए, और उस माल में जो कच्चा मटेरियल लगता था, उस कच्चे मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अंग्रेज़ों के व्यापारियों द्वारा या अधिकारियों द्वारा लिया जाता था। यानी कि अगर बनारसी साड़ी आपके पास बन रही है तो उसमें जो कॉटन यूज हो रहा है, उस कच्चे माल पर अंग्रेज अधिकारियों ने, व्यापारियों ने अपना अधिकार कर लिया। यानी कच्चे माल को जो सूत उसमें लगता है उसे अपने नियंत्रण में कर लिया। अब भाई बनारसी साड़ी बननी है आपके पास, तो माल चाहिएगा, तो ये अंग्रेज अधिकारी और व्यापारियों के अंडर में है, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी भी व्यापार करते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, इस कच्चे माल को इन्हें एक कोई व्यक्ति है जो साड़ी बनाता है, महंगा बेचा, और फिर इसने जो साड़ी बनाई उसे सस्ते दाम पे, देखो इसे कच्चा माल महंगा बेचा, प्लस इससे कहा कि साड़ी आपकी बन चुकी है, अब सस्ते दाम पर हमें दीजिए। अब इससे सस्ते दाम पे वो लेते थे, फिर इस वस्तु का व्यापार कर देते थे इंटरनेशनल मार्केट में। तो अंग्रेज अधिकारियों को या व्यापारियों को यहाँ भी लाभ होता था कच्चा माल बेचकर, प्लस इससे सस्ता माल लेकर उसे महंगे दामों पर इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर लाभ कमा लेते थे। तो उससे क्या हुआ, ये जो भारतीय व्यापारी था इस पर नकारात्मक, हस्तशिल्पी, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्यों? इसने यहाँ से भी महंगा माल लिया और इसे महंगा बेच भी नहीं पाया, अपनी वस्तु को सस्ती देनी पड़ी। तो इसलिए क्या हुआ, इसने फिर अपना काम करना ही छोड़ दिया क्योंकि नुकसान होने लगा। तो इस प्रकार से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा हस्तशिल्पियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया और उन्हें जो कच्चा माल था वो उच्च मूल्य पर बेचा गया। ये भी एक प्रमुख कारण रहा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का के पतन का। एक कारण यह है कि ब्रिटिश सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक नीतियाँ। ब्रिटेन ने ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इंडियन सोसाइटी में जो भी चेंज किया या जो शिक्षा पद्धति भारत में लाई गई, अंग्रेजी शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा, उसको प्राप्त करने के बाद एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ, एक ऐसे लोगों का वर्ग तैयार हुआ जिसने भारतीय माल को हतोत्साहित किया, जबकि ब्रिटेन में जो माल बनता था औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, उन वस्तुओं का वो उपभोक्ता हो गया। जैसे आज हम लोग क्या काम करते हैं, हाथ से जो बने हुए वस्तु होती हैं लोगों की, उन्हें नहीं खरीदते, बल्कि कहाँ खरीदते हैं, जो रेडीमेड चीज़ें होती हैं उन्हें हम ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। अगर कोई महिला आपके पास हाथ से मैगी बना रही है तो हम उसे नहीं खरीदेंगे, मतलब जो शुद्ध आटे की बना रही है, लेकिन हम किधर खरीदेंगे, पैकेट वाली मैगी को। तो इसी टाइप से, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और हमारी शिक्षा भी उसी माध्यम से है, तो हम क्या काम करते हैं, आज अपने जो कल्चरल ड्रेसेस होती हैं, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, उन चीज़ों को छोड़कर क्या पहनते हैं आज हम, जीन्स की पैंट, टी शर्ट, ठीक है नहीं, कोट पैंट, ये सारी चीज़ें पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो हैबिट है, ये हमारी जो सोच है, ये जो हमारी संस्कृति है, उसने भारतीय जो उद्योग हैं उन्हें हतोत्साहित किया
और ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनों के बने हुए वस्त्र थे या वस्तुएं थी, उन्हें हमने अपनाया और उनके उद्योग फले फूले, क्योंकि उनके वस्तुओं के लिए मार्केट मिल गया भारत में, क्योंकि ऐसे लोग थे जो ब्रिटेन की वस्तुओं को पसंद करते थे और हमारे उद्योग जो है वो हतोत्साहित हो गए। तो इसलिए ब्रिटिश जो ऐसी नीति अप्लाई की गई सांस्कृतिक या सामाजिक या शैक्षणिक, जिनके द्वारा भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो ब्रिटिश वस्तुओं का उपभोक्ता बन गया। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो देसी उद्योग थे वो हतोत्साहित हो गए और ब्रिटेन के उद्योग जो है फलने फूलने लगे। ठीक है, आज आप देखते हो, देखो हर जगह यही है ना, आज हमारी संस्कृति, हम पश्चिम के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वही चीज़ें हम पढ़ते भी हैं, तो उसी चीज़ के आज हम उपभोक्ता भी हैं। ठीक है, रही सही कसर रेलवे ने कर दी। मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको ध्यान हो, आपने रिवीजन किया हो, कि रेलवे जो है वो भारतीय उद्योग के पतन में महत्वपूर्ण रोल इसने अदा किया। क्यों? कच्चे माल को ये दूर दराज के गांवों से बंदरगाह तक ले आया और ब्रिटेन में निर्मित माल को बंदरगाहों से पूरे भारत के छोटे छोटे बाज़ारों में भी इन्होंने आड़ दिया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि मुक्त व्यापार की नीति अप्लाई की गई है, भारत के साथ कोई भी व्यापार कर सकता है अंग्रेज व्यक्ति। तो रेलवे ने ये काम किया, क्योंकि जो ब्रिटिश उद्योग हैं उनके लिए कच्चे माल को लाना है भारत से, तो रेलवे ने दूर दराज के गांव तलक के कच्चे मालों को रेलवे के माध्यम से बंदरगाह तक लाकर ब्रिटेन को सप्लाई किया गया और ब्रिटेन में जो वस्तुएं निर्मित होती थीं उन्हें भारत में लाकर रेलवे के माध्यम से छोटे छोटे इलाकों में भी भेज दिया गया। भाई ज़िले पर उतार दिया गया, ज़िले से फिर वो छोटे छोटे गाँवों तलक में माल पहुंच गया, यानी ब्रिटेन से निर्मित माल। तो रेलवे ने भारतीय उद्योग के जो है पतन में, हस्तशिल्प उद्योग के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और रही सही कसर जो है 1813 के चार्टर ने कर दी। 1813 का जब चार्टर आया तो उसमें यह बात थी कि अब कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार कर सकता है, अंग्रेज व्यक्ति। तो उसने भारत के जो दरवाज़ा है वो सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया या ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया। अब चाहे जो कोई भी कितना भी व्यापार कर सकता है। पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार कर सकता है। तो इसलिए 1813 के चार्टर ने भारत के द्वार ब्रिटेन की वस्तुओं के लिए खोल दिए। इसका परिणाम क्या निकल कर आया? इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटेन में जो मशीनों से निर्मित वस्तुएं बनती थी, भाई वो सस्ती होती थी, क्योंकि वो ज़्यादा वस्तुएं बनती थी मशीन से एकदम। और भारत में जब हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी वो थोड़ी महंगी होती थी। तो भारत में जो हाथ से बनाई गई चीज़ें थी हस्तशिल्पियों के द्वारा, वो जो उद्योग था वो ब्रिटेन में मशीन द्वारा बनी हुई वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर पाया, क्योंकि मशीनों से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, हाथ के मुकाबले कम होता, हाथ से कम होता है, और मशीनों से जो प्रोडक्शन होता है वो सस्ता भी होता है, और हाथ से हम कोई चीज़ बनाते हैं वो महंगी होती हैं। आपने देखा होगा ना कि बाहर घी बन जाता है तो वो सस्ता भी मिलता है, और हाथ से वो कहते हैं ना प्योर घी है, हाथ से निकला हुआ बिल्कुल, तो प्योर घी महंगा होता है भारत में, जो अपने खुद देसी तरीक़ों से निकाला जाता है, और जो वैसी बनावटी मशीनों के द्वारा बनाया जाता है वो थोड़ा सस्ता होता है। तो इसलिए भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था वो ब्रिटेन में मशीनों द्वारा बने हुए कपड़ों से या अन्य वस्तुओं से वो मुकाबला नहीं कर सका। तो ये एक मुख्य कारण रहा 1813 का चार्टर भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन का। तो ये 6 पॉइंट मैंने आपको पॉइंट लिखवा दिए। आप अगर कुछ भी याद न रहे एग्ज़ाम में तो गोल बना के इस टाइप से और इस टाइप से और 6 पॉइंट के थोड़े थोड़े पॉइंट ये डाल दो। जैसे ये पॉइंट था 1813 के चार्टर ने 1813 का चार्टर से भारत के हस्तशिल्प उद्योग को धक्का लगा, इस टाइप से लिख दो। ऐसे ही ऊपर के पॉइंट कर लिख दो, 6 पॉइंट ऐसा करके बना दो टाइप से, अगर इस पॉइंट टू पॉइंट लिखने का भी समय ना हो तो। इसी टाइप से आंसर में लिखा जाता है। वहाँ इतना टाइम होता नहीं है कि आप सजा कर लिखो या कुछ भी लिखो, वहाँ तो बस क्वेश्चन पूरा कर हो जाए आपका, यही पर्याप्त है। टीचर को दिखाई दे जाए कि हाँ बच्चे को ये चीज़ें आती हैं।
अब यहाँ पर ये हम परिणाम लिखेंगे, ये कैसे गायब हो रहा है बीच में। ये कैसे गायब हो गया, एक भी गायब हो गया परिणाम। ये श्रेया मैंने पहला परिणाम क्या लिखवाया आपको, यहाँ से ये गायब हो गया, बताओ। बंद किया ही किया पहला। हाँ, कौन सा लिखवाया था पहला। मतलब दोबारा बताना एक बार। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन की क्षतिपूर्ति। आधुनिक उद्योग द्वारा न करने से बेरोजगारी वृद्धि हुई। नहीं तो ये आपके पास पहला। अब हमने देखो कारण पढ़े हस्तशिल्प उद्योग के, तो पतन के कारण पढ़े, अब उसके परिणाम देखेंगे हम। तो पहला परिणाम तो यही निकल कर आया कि हस्तशिल्प उद्योग का पतन, देखो किसी भी पुराने उद्योग का पतन होना और उसकी जगह नया उद्योग लगना, ये आधुनिकीकरण का एक प्रक्रिया है। लेकिन भारत में इसका उल्टा हुआ। भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन तो हुआ, लेकिन उनकी जगह नए उद्योग नहीं लगे। दरअसल कोई भी विकसित अर्थव्यवस्था जब विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती है, या कोई भी देश अल्प विकसित देश विकसित व्यवस्था की ओर जाता है, तो वहाँ जो पुराने उद्योग हैं वो नष्ट होते चले जाते हैं और उनकी जगह नए उद्योग लगते चले जाते हैं। और पुराने उद्योगों में जो लोग काम करते थे वो नए उद्योगों में, मतलब आपके पास काम उन्हें मिलता जाता है, नए उद्योगों में समायोजित होता चले जाते हैं। लेकिन भारत में उल्टा हुआ। भारत में पुराने उद्योगों का तो पतन हुआ, लेकिन उनके स्थान पर नए उद्योग या आधुनिक उद्योग नहीं लग पाए। ठीक है नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो भारत का आधुनिकीकरण कोई ना करना चाहते थे। उनका तो काम बस अंग्रेज की जो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति है उसे सफल बनाना था। तो लिहाजा क्या हुआ, भारत में हस्तशिल्प उद्योग का तो पतन हो गया, लेकिन आधुनिक उद्योग नहीं लग पाए। तो हस्तशिल्प उद्योग में जो लोग लगे हुए थे उनका समायोजन आधुनिक उद्योगों में नहीं हो पाया। तो उससे क्या हुआ, ये लोग खाली हो गए बिल्कुल, और ये शहर से अपने गांवों में जाने लगे, गांवों में कृषि कार्य में लग गए। और जहां कृषि कार्य में 2 लोगों की जरूरत थी, वहां पर 5 लोग काम करने लगे। तो एक प्रकार से जो है, और कुछ लोगों को काम मिला नहीं या उनके पास ज़मीन नहीं थी, तो वो बेरोजगार हो गए। तो हस्तशिल्प उद्योग के पतन से क्या हुआ, आधुनिक उद्योग नहीं लगे और भारत में बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। ठीक है नहीं। दूसरा परिणाम ये रहा, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से जो गांवों की ओर पलायन बढ़ा, यानी जो लोग काम में लगे हुए थे हस्तशिल्प उद्योगों में शहरों में, वो लोग अब फ्री हो गए। जब फ्री हो गए तो कहाँ जाएंगे, अपने गांव जाएंगे। जैसे कोरोना काल में मजदूर लोग लौटे थे, भाई शहर में तो अब काम है नहीं, तो वो गांव में जाएंगे। तो गांव की ओर पलायन बढ़ा। इससे क्या हुआ, भूमि और कृषि पर दबाव बढ़ गया। यानी पहले जो लोग शहर में रहते थे अब वो सब गांव लौट आए, तो जो गांव में कृषि कार्य हैं उन पर दबाव बढ़ गया, कृषि पर निर्भरता बढ़ गई। पहले 2 लोग काम करते थे कृषि पे, उतनी कृषि पे, क्योंकि कृषि का आकार तो बढ़ा नहीं। और फिर उसके बाद और लोग जो बेरोजगार थे वो बेचारे वो भी कृषि में काम करने लगे, तो कृषि पर दबाव बढ़ा। पहले क्या होता था, परिवार के 5 सदस्य हैं तो 2 सदस्य अपने घर बाहर कमाने चले गए और बाहर कमाने लगे शहर में रहकर, और बाकी 3 सदस्य कृषि में लगे हुए हैं, अपना घर बार का काम देखते हैं। आज भी ऐसी होता है।
और लेकिन क्या है, जब उद्योगों का पतन हो गया, शहर में कोई काम ही नहीं, तो वो बेचारे जो दो बाहर कमाते थे वो भी गाँव में आ गए, तो गाँवों की ओर पलायन बढ़ा। दूसरा पॉइंट ये है, इन पॉइंटों को भी हम ऐसे लिख सकते हैं गोल बना के, कि पहला ये है कि बेरोजगारी में वृद्धि हुई, दूसरा गाँवों की ओर पलायन बढ़ा, कृषि पर दबाव बढ़ा, इस टाइप से, ठीक है नहीं। तीसरा जो परिणाम निकल कर आया, भारतीय अर्थव्यवस्था, देखो भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी वो हस्तशिल्प उद्योग और कृषि थी। इंडियन इकोनॉमी किस पर काम कर रही थी, जो मजबूत नींव थी, हस्तशिल्प उद्योग प्लस कृषि। कृषि में कच्चा माल उगाया जाता था और हस्तशिल्प उद्योगों में उससे वस्तुएं तैयार की जाती थी और उन वस्तुओं का व्यापार होता था, उससे पैसे आते थे, तो व्यापारियों को भी फायदा होता था और जो कामगार हैं उन्हें भी फायदा होता था। तो अब एक हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि और हस्तशिल्प उद्योग, वो क्या हो गया, वो धराशायी हो गया, ठीक है नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, हस्तशिल्प उद्योग पर प्लस कृषि पर, क्योंकि कृषि में कच्चा माल उत्पन्न, जैसे मान लो सपोज करो कपास की खेती कृषि में, मतलब हमने कपास उगाई कृषि में, उस कपास को अच्छे दामों पर व्यापारियों ने खरीदा और उस कपास से कपड़ा बनाया और उस कपड़े को बाजार में बेचा, मुनाफा कमाया और अपने जो वर्कर थे उन्हें भी अपनी सैलरी दी और फिर वही काम हुआ, कपास खरीदी, फिर कपड़ा बनाया, फिर मुनाफा कमाया। तो इस टाइप से भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और हस्तशिल्प उद्योग पर आधारित थी। लेकिन जब हस्तशिल्प उद्योग, गाड़ी का एक पहिया खराब हो गया तो फिर गाड़ी भी खराब हो गई। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जिसकी रीढ़ हस्तशिल्प उद्योग और कृषि था, तो हस्तशिल्प उद्योग के पतन हो जाने के कारण उसका जो सह अस्तित्व था, हस्तशिल्प उद्योग का कृषि का साथ साथ चल रहे थे, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये एक आपके पास परिणाम निकल कर आया। एक परिणाम ये निकल कर आया कि हस्तशिल्प उद्योगों से के पतन से क्या हुआ, भारत से धन के पलायन को बढ़ाया, भारत से धन के पलायन को बढ़ाया, जिसका लिहाजा भारत में गरीबी, बेरोजगारी और ग्रामीण ऋणग्रस्तता जैसी समस्याएं पैदा हो गई। भाई धन के पलायन को कैसे बढ़ाया, क्योंकि अंग्रेज व्यापारियों ने भारत, अब देखो कच्चा माल व्यापारी को बेच रहे हैं, भारतीय व्यापारी को, वहां से मुनाफा कमाया, अब उस मुनाफे से ही व्यापारियों से तैयार माल खरीद लिया सस्ते दाम पर, अब उस तैयार माल को कहाँ बेच दिया, इंग्लैंड में जाकर अच्छे दाम कमा लिए। मान लो ये अंग्रेज है, अंग्रेज ए से लिखते हैं अंग्रेज को, ये एक कोई व्यापार भारतीय हस्तशिल्प उद्योग में लगा हुआ व्यक्ति है या व्यापारी है, तो इस व्यापारी को एक कच्चा माल बेचेंगे ज़्यादा कीमत पर, यानी 10 रुपये में, 5 रुपये का माल बेच दिया 10 रुपये में। अब बेचारे ने लिया, इसे मजबूरी में चलाना था उद्योग। अब उस ये तैयार माल को बेचता 10 रुपये के माल से तैयार करके माल को ये बेचता 50 रुपये में, तो इस पर अधिकारियों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया, डराया धमकाया, इससे माल खरीदा 45 रुपये में, 5 रुपये और सस्ता खरीद लिया। अब अंग्रेज अधिकारी या व्यापारियों ने 45 रुपये में इससे माल खरीद लिया। अब इस माल को कहाँ बेचा, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में इस माल को बेचा 70 रुपये में। तो भारत का जो धन था एक प्रकार से कहाँ चला गया, बाहर चला गया, क्योंकि मुनाफा इन्होंने कमाया। तो भारत से जो धन पलायन की प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ी हस्तशिल्प उद्योग के पतन से, ठीक है नहीं। और जब भारत से धन आपके पास बाहर गया तो लिहाजा क्या हुआ, भारत में गरीबी, बेरोजगारी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता जैसी समस्याएं पैदा हो गई। और दूसरा तरीका धन से बाहर जाने का ये था कि हस्तशिल्प उद्योग के पतन से आपके पास क्या हुआ, लोग कृषि पर आधारित हो गए, कृषि से ज़्यादा राजस्व कमाया जाता था और वो राजस्व, उसी राजस्व से फिर क्या करते थे, कच्चा माल खरीदते थे किसानों से और कच्चा माल फिर ज़्यादा महंगा बेचते थे। मतलब कुल मिला के भारतीय पैसे से ही माल खरीदा अंग्रेज व्यापारियों ने और अंग्रेज अधिकारियों ने, और उस फिर माल को इंग्लैंड में बेचकर मुनाफा कमाया। तो इस टाइप से भी भारत का धन बाहर जा रहा है। दूसरा तरीका यह है कि अंग्रेज अधिकारियों को जो सैलरी मिलती थी वो भारत के राजस्व से ही मिलती थी, तो सैलरी के रूप में भी धन बाहर जा रहा है, ठीक है नहीं। तो भारत से जो है धन के पलायन को बढ़ाया, भारत से
हस्तशिल्प उद्योग के पतन ने भारत से धन के पलायन को बढ़ाया। क्योंकि हस्तशिल्प उद्योग का जब पतन हो गया तो केवल फिर इंग्लैंड के वो रह गए आपके पास सामान। अब भाई कंपटीशन रहा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ के उद्योग तो नष्ट हो गए और अब हम किस पे निर्भर हो गए, अंग्रेजों के यहाँ बनी हुई वस्तुओं पर। तो वो क्या काम करते थे, आराम से खूब माल भारत में आ रहा है बना हुआ और बिक रहा है, तो भारत का पैसा कहाँ जा रहा है, एक प्रकार से मुनाफे के रूप में ब्रिटेन में जा रहा है। तो इसी को धन का पलायन भी कहा जा रहा है। ये बात आ रही समझ में मैं जो बता रहा हूँ। भाई मान लो ये व्यापारी खत्म हो जाए ये, तो फिर तो सीधा सीधा इंग्लैंड से आएगा ना सामान, उस सामान की पूर्ति के लिए। अब मान लो बनारस में साड़ी बननी बंद हो जाए बनारसी, तो फिर जो वहाँ के लोग हैं या और भारत में जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट होता था बनारस से साड़ियों का, तो उन लोगों को तो कपड़े पहनने हैं भाई, तो कहाँ से पहनेंगे, फिर ब्रिटिश निर्मित जो बस साड़ियाँ हैं उन्हें लेंगे। तो ब्रिटेन वालों को फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा व्यापार में, और वो मुनाफा सब कहाँ जाएगा, ब्रिटेन में जाएगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ के व्यापारी को अगर फ़ायदा होगा 10 रुपये का, तो पैसे खर्च कहाँ करेगा, ब्रिटेन में तो करेगा, भारत में कोई ना करेगा। तो ये धन की का पलायन हुआ। भारत में क्या हुआ, भारत में लोग गरीब हुए, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के पास काम धंधा नहीं था, हस्तशिल्प उद्योग ठप हो गए। तो जब हस्तशिल्प उद्योग ठप हुए तो कच्चे माल को भी कोई नहीं ले रहा, ठीक है नहीं, या इतना नहीं खप रहा जितना पैदा हुआ, तो किसानों को ही नुकसान हुआ। ऋणग्रस्तता बढ़ी, जब बेरोजगारी है, पैसे पास में नहीं, तो गरीबी बढ़ी, ऋणग्रस्तता बढ़ी, ऋण हो गया लोगों पर को, तो ऐसी समस्याएं पैदा हो गई भारत में। तो ये हस्तशिल्प उद्योग के परिणाम निकल कर आए। आया समझ में सब लोगों के क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करा इसमें, क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसे फुलफिल करा। देखो मैंने कोई करा कोई इसमें कुछ नहीं करा, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसे ही टू द पॉइंट फुलफिल करा। आपको भी इतना ही लिखना, पहले हस्तशिल्प उद्योग के बारे में बताया, भूमिका तैयार हो गई, कारण बता दिए, प्रभाव बता दिए, और यहाँ तो मैंने ऐसे पॉइंटों के रूप में प्रभाव लिख भी दिए हैं। वहाँ पर अगर आपके पास समय जब कम रहता है तो आप इन प्रभावों को जो मैं गोल गोल करता हूँ ना उस फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे ये पहला प्रभाव हो जाएगा, जैसे एक गोल बना दिया, उसके पहला प्रभाव हो जाएगा कि भारत से तैयार माल को नियंत्रित किया गया, बस छुट्टी। दूसरा प्रभाव हो जाएगा कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा हस्तशिल्प पर नियंत्रण, ठीक है नहीं, बस। तीसरा प्रभाव हो जाएगा ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक नीतियाँ। चौथा कारण ऐसा हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा करके भी वहाँ लिखा जा सकता है, क्योंकि टीचर समझ जाएगा कि इसने अगर ये चीज़ें लिखी हैं तो इसका मकसद क्या कहने का, ठीक है नहीं। और अगर टाइम तुम्हें मिल रहा है तो फिर उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना ये कंप्लीट हुआ जो मैंने कल दिखाया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कल मैंने लिखवाया था। देखो एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। वो ये कहते हैं ना कि आंसर राइटिंग का फ़ायदा क्या, लोग कहते हैं फ़ायदा तो यही है कि मैंने अब हस्तशिल्प उद्योग का पतन तुम्हें लिखवा दिया, क्वेश्चन उससे संबंधित करा दिया। अब आपको उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को आपने 2 बार लिख कर देख लिया तो ये सदा के लिए आपका तैयार हो गया। जब भी एग्जाम में अगर हस्तशिल्प उद्योग के पतन से क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे आराम से। उस टॉपिक को आपको पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन भी पूरा हो गया आपका टॉपिक। बस एक बार अपने रिवीजन मान लो उस टॉपिक को। दूसरा क्वेश्चन है कृषि के व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण को वाणिज्यीकरण भी बोला जाता है। कभी वाणिज्यीकरण लिखा हुआ आ जाए सोचो ये क्या आ गया। कृषि के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते? औपनिवेशिक काल में यानी ब्रिटिश काल में भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण के परिणामों पर चर्चा करनी है। तो देखो की पॉइंट क्या है क्वेश्चन को समझने का। क्वेश्चन में अब ये लोग वो कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन लिखना नहीं आता, तो क्वेश्चन लिखना नहीं आता तो अब समझो देखो कैसे लिखते हैं। पहला की पॉइंट है कृषि के व्यवसायीकरण से क्या समझते हैं। तो पहला तो की पॉइंट आपको यही मिला, कृषि के व्यवसायीकरण को आपको बताना है। पहला की पॉइंट कृषि के व्यवसायीकरण पर बात करेंगे। दूसरा की पॉइंट है औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण के परिणामों को। तो परिणामों तो हम चर्चा करेंगे कराएंगे, लेकिन उसने कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा थोड़े से कारण भी बताओ, कारण कहीं नहीं है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि परिणाम तो जब भी निकल कर आएंगे पहले कृषि का व्यवसायीकरण बताएंगे, फिर थोड़े से उसके कारण जो है 2-4 कारण
अपने पास से ही 2-4 कारण बता देंगे, ठीक है नहीं, और फिर उसके बाद परिणाम आ जाए। उसने क्वेश्चन में पूछा नहीं है डायरेक्ट कि कारण बताइए, लेकिन ये हमें अपनी नॉलेज में फिट बैठाना है कि परिणामों पर चर्चा जब ही होती है जब उससे पहले कारण भी पता होने चाहिए, तभी तो परिणाम देखते हैं हम। तो हमें पहला की पॉइंट क्या है, कृषि के व्यवसायीकरण को बताना है। दूसरा की पॉइंट क्या मिला, थोड़े से 2-4 कारण बता देने हैं, चाहे ये कारण वाला पोर्शन छोटा रखेंगे हम। और तीसरा की पॉइंट क्या मिला, परिणामों को बताना, ठीक है नहीं, परिणामों पर चर्चा करनी। ये 3 की पॉइंट निकल कर आए, और ये पॉइंट आपके माइंड में जब फिट हो गए तो आप इधर उधर को भागोगे ही नहीं आंसर लिखते हुए, ना तो इतना टाइम है वहाँ पर लिखने का और ना आपके पास सोचने का। इन 3 की पॉइंटों को ही आप अपने उत्तर में समाहित कर लो तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। जैसे पहला की पॉइंट था कृषि के व्यवसायीकरण को, तो हमने कृषि के व्यवसायीकरण को बताया कि भारत में कृषि के व्यवसायीकरण या वाणिज्यीकरण से तात्पर्य है कि कृषि के क्षेत्र में जो परंपरागत फसलें थी, मोटा अनाज, गेहूँ, चावल, ये जो बाजरा, ये सारी चीज़ें, उन परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों को, नकदी फसल कौन कौन सी हैं, जूट, कपास, गन्ना, चाय, ये सारी फसलें, नकदी फसलों के उत्पादन तथा गांवों में मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास से है। मतलब कृषि के व्यवसायीकरण की अगर मैं बात करूं तो कृषि के क्षेत्र में जो परंपरागत हम फसल उगाते हैं, गेहूँ, चावल, जो बाजरा, ये सब, उनके स्थान पर अब हमने क्या उगाना शुरू किया, या किस नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया गया। नकदी फसल कौन कौन सी, गेहूँ, गन्ना, गेहूँ नहीं, गन्ना, चाय, कपास, जूट, कॉफ़ी, इनके उत्पादन। और गांवों में अब मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हो, यानी गांवों में भी अब जो मुद्रा अर्थव्यवस्था का मतलब जो आपके पास बैंक के वगैरह हैं या इस टाइप की चीज़ें हैं, या पैसा निवेश किया जा रहा है कृषि में, कारखाने खोले जा रहे हैं नकदी फसल के उत्पादन के लिए, तो वहाँ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कहा जा रहा है मुद्रा अर्थव्यवस्था विकास हुआ। क्योंकि नकदी फसल उगाने के बागानों में उगाई जाती है ना नकदी फसल, चाय के बागान होते हैं, कॉफ़ी के बागान होते हैं, तो इस टाइप से अब गाँवों में भी जो है खेती जब नकदी फसलों की जा रही है तो लोग वहाँ इन्वेस्ट करके नकदी फसलों को उपजा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था की गांव में विकास हुआ, तो ये कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। अगर आपने मुद्रा अर्थव्यवस्था के बीच नहीं याद रहा आपके, बस तो आप इतना ही याद रख लोगे कि भारत में परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों को उगाना ही कृषि का वाणिज्यिकरण, ठीक है, समझ आया। ये आपके पास कृषि का वाणिज्यीकरण कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा और चर्चा कर दी हमने इस पे कि भारत में नकदी फसलों के उत्पादन पहले भी होता था, ऐसा नहीं पहले नहीं होता था, कृषि के वाणिज्यीकरण से ही हमने नकदी फसलों को उत्पादन करना शुरू करा, पहले भी होता था, परंतु ब्रिटिश काल के समय ये उत्पादन पहले भी होता था, लेकिन ब्रिटिश समय में इस उत्पादन में तीव्रता देखने को मिली। ब्रिटिश काल के समय नकदी फसलों का जो भौगोलिक विस्तार है और तीव्रता, उसमें वृद्धि हुई। तो भारत में नकदी फसल पहले भी उगाई जाती थी, गन्ना पहले भी उगाया जाता था, लेकिन ब्रिटिश काल में जब नकदी फसलों को ज़्यादा वरीयता दी गई तो या लोगों को फोर्स किया गया उगाने के लिए, तो नकदी फसलों के विस्तार में, भौगोलिक विस्तार का मतलब क्षेत्रफल में, और तीव्रता यानी कि तेजी से ये चीज़ें बढ़ी, में वृद्धि हुई, यानी कि अंग्रेजों के समय पर ज़्यादा नकदी फसलों का उत्पादन हुआ। ब्रिटिश काल में चाय, कपास, नील, कॉफ़ी, गन्ना, रेशम, ये आदि नकदी फसलों के उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि भू राजस्व ज़्यादा लेने के लिए, ठीक है नहीं। अब वही हमने बता दिया कि भारत में कृषि का व्यवसायीकरण क्या है, परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों का उगाना ही कृषि का व्यवसायीकरण है, और गांवों में मुद्रा का विकास भी होना है। नकदी फसल भारत में पहले भी उगाई जाती थी, लेकिन ब्रिटिश काल में नकदी फसलों के क्षेत्रफल में और तीव्रता में वृद्धि हुई, यानी कि तेजी से ये माइंडसेट बना नकदी फसल उगाने का, और एरिया भी बढ़ा।
और नकदी फसलों के अंतर्गत किस चीज़ की खेती की जाती थी? चाय, कपास, इनकी वगैरह की, ठीक है नहीं, इन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो ये अब भूमिका हमने तैयार कर दी, नकदी फसलों के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि भारत में पहले भी होती थी लेकिन ब्रिटिश काल में ये तेजी से बढ़ी, ठीक है नहीं। अब कारक, अब नकदी फसलें बढ़ी तो क्यों बढ़ी, ये दिमाग में आता है। परिणाम आप जब भी बताओगे थोड़े बहुत आपको कारक बताने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट ये हमें बताना है। व्यवसायीकरण के, कृषि के व्यवसायीकरण के कारक। पहला कारक, ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति, यानी अब ब्रिटिश जो औद्योगिक क्रांति हो रही है वहाँ कच्चा माल चाहिए, उसके लिए भारत में कृषि में कच्चा माल उपजाया जा रहा है। कपास की खेती की जा रही है, कॉफ़ी की खेती की जा रही है, चाय की खेती की जा रही है, नील की खेती की जा रही है, ठीक है नहीं। तो पहला कारण यही है। दूसरा कारण यह है कि नकदी फसलों के माध्यम से अत्यधिक भू राजस्व की प्राप्ति करना। क्यों? क्योंकि नकदी फसलों की कीमत ज़्यादा थी। अब किसान जब नकदी फसल उगाएंगे तो उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो ब्रिटिश सरकार का जो लगान है उसे देने में वो सक्षम होंगे। तो ब्रिटिश सरकार लगान बढ़ा भी देती है, क्योंकि जैसा किसानों की आमदनी बढ़ी तो सरकार ने भी अपने लगान की दर को बढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता था कि अब तो लगान फिक्स है कि इतने बीघे पे एक जाएगा। उस समय ब्रिटिश सरकार ने देखा कि लोग, किसानों को ज़्यादा आमदनी हो रही है नकदी फसल से, तो ब्रिटिश सरकार ने ज़्यादा राजस्व वसूली के लिए भी नकदी फसलों को बढ़ावा दिया। क्यों? उसे पता था नकदी फसल से आमदनी ज़्यादा होगी तो हम अपना राजस्व की राशि को बढ़ा देंगे। तो भू राजस्व की राशि को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए भी नकदी फसलों के उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मतलब ध्यान दिया गया। फिर यातायात के साधन द्वारा कृषि के निर्यात में वृद्धि हुई। अब जब यातायात के साधन उपलब्ध हो गए, रेलवे का विकास हो गया, तो कृषि का उत्पादों का व्यापार होकर ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है तो ज़्यादा राजस्व वसूला जा सकता है, ठीक है नहीं। तो कृषि के व्यवसायीकरण का एक कारक ये भी रहा यातायात के साधनों का विकास, क्योंकि जब आपके पास यातायात के साधन है तो आप अपने माल को कहीं भी मार्केट में बेच सकते और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते, ये भी एक कारक रहा। एक कारक ये रहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अपने पक्ष में करना चाहते थे, क्योंकि जो इंग्लैंड में बाहर से चीज़ें आती थी, जैसे चीन से चाय का एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड में ज़्यादा, अब उस व्यापार को संतुलित करने के लिए भारत में चाय का उत्पादन किया गया, नकदी फसल चाय के उत्पादन को वरीयता दी गई। तो ये मुख्य 4 कारक मैंने लिखवाए कि भारत में कृषिकरण के मतलब व्यवसायीकरण के कारक क्या हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार को संतुलित करने का काम मैंने आपको पीछे काफ़ी अच्छे समझाया था कि चीन से चाय के व्यापार को कम करने के लिए भारत में चाय का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है नहीं। और अमेरिका की जो मोटे रेशे वाली कपास थी उसके उत्पादन को कम करने के लिए भारत में कपास की खेती की जा रही है, मतलब उत्पादन को नहीं, मतलब वहाँ से अपने आयात को कम करने के लिए भारत में नकदी कपास की खेती की जा रही है। और जब अमेरिका में आपके पास गृह युद्ध छिड़ गया तो वहाँ से कपास की आपूर्ति इंग्लैंड के लिए बंद हो गई, तो उसकी पूर्ति के लिए भारत में कपास की खेती की जा रही है। तो ये मुख्य मैंने कारक बता दिए। क्वेश्चन में पूछे नहीं थे डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट वो उसमें छिपे हुए थे, ठीक है नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, क्योंकि परिणाम जब भी आएंगे जब आप कारक बताओगे। अब उसके बाद कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम देखे हमने। परिणाम क्या निकल कर आए, तो परिणामों को 2 प्रकार से मैंने बांट दिया, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक परिणाम क्या क्या निकल कर आए, पहले सकारात्मक में देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई, यानी कि अब भारत से ज़्यादा ट्रेड होने लगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो इससे क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। यानी कि विश्व इंटरनेशनल मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होती थी उसका उत्पादन भारत में किए जाने लगा। जैसे अगर इंटरनेशनल मार्केट में कपास के दाम बढ़ गए तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत में कपास की खेती ज़्यादा की जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में नील के दाम बढ़े हुए हैं तो भारत में फिर नील की खेती को वरीयता दी जा रही है। तो इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई। अगर विश्व अर्थव्यवस्था में कोई भी आपके पास परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव सीधा सीधा भारत में भी पड़ने लगा, भारत की कृषि मतलब अर्थव्यवस्था पर। दूसरा पॉजिटिव चीज़ ये रही आपके पास कि कृषि में निवेश बढ़ा।
क्योंकि जब नकदी फसलों का उत्पादन किया गया, ज़्यादा लाभ मिलने लगा, तो लोग कृषि में निवेश करने लगे। लोग जो पैसे वाले लोग थे, भारत के भी लोग जो जमींदार वगैरह पैसे वाले थे, उन्होंने भी कृषि में नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, कृषि में निवेश बढ़ा, और जब कृषि में निवेश बढ़ा तो उससे जो फ़ायदा हुआ, तो उससे जो व्यक्तिगत पूंजी में भी वृद्धि हुई, लोगों की जो व्यक्तिगत पूंजी थी उसमें वृद्धि हुई। और जब व्यक्तिगत पूंजी में वृद्धि हुई तो यही लोग, जमींदारों के या पैसे वाले लोग ही, अपने बच्चों को बाहर भेज पाए इंग्लैंड पढ़ने के लिए, और फिर वो बच्चे पढ़कर आते हैं और भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसका नेतृत्व प्रदान करती हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ भी रही, ठीक है नहीं। पूंजीगत मतलब पूंजी में, व्यक्तिगत पूंजी में वृद्धि हुई, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि इन लोगों ने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। जो भारतीय लोगों को लाभ हुआ, जो बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह थे, उन्हें जब लाभ हुआ कृषि से, नकदी फसल के उत्पादन से, तो उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू किया पढ़ाने के लिए, इंग्लैंड वगैरह। और वहाँ से जो बच्चे वो पढ़ कर आए, जैसे गांधी जी हुए और भी कई सारे नेता थे, ठीक है नहीं, बाहर वो पढ़ कर आए, तो उन्होंने भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया, राष्ट्रीय आंदोलन, इन पढ़े लिखे लोगों ने। नकारात्मक प्रभाव क्या रहे, नकारात्मक प्रभाव ये रहे कि नकदी फसलों की जब खेती को ज़्यादा वरीयता दी गई तो मोटे अनाज की खेती कम हो गई, और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या थी उस समय भी, तो वो मोटे अनाज पर निर्भर थी खाने पीने के लिए। गरीब थे, ज़्यादा पैसे थे नहीं अनाज खरीदने के, तो उससे क्या हुआ, जब मोटे फसलों के अनाजों की जो खेती कम हो गई तो भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई, और ज़्यादातर जनसंख्या गरीब थी, वो मोटे अनाज पर निर्भर था उसका खाना पीना। तो इससे क्या हुआ, भूखमरी जैसी व्यवस्था भारत में आई सामने, और अकाल में वृद्धि हो गई। यानी कि आपके पास जब अनाज कम हो गया भारत में, खाद्यान्न कम हो गए, तो मोटे अनाजों पर जो निर्भर लोग थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था वो वैसा अनाज खरीद पाते मतलब मार्केट से। और पहले क्या होता था, ये गेहूँ चावल ज़्यादा होते थे तो वो कम कीमत पर मार्केट में उपलब्ध होते थे, लोग खरीदते थे और अपना खाने पीने का काम चलाते थे। लेकिन जब नकदी फसलों को ज़्यादा वरीयता दी गई तो गेहूँ चावल, मोटे अनाज, जौ बाजरा, इनके उत्पादन में मतलब मोटे अनाज यही खाद्यान्न वाले अनाज, गेहूँ मतलब ज्वार बाजरा, ये सारी चीज़ें, इनके उत्पादन में कमी हो गई। तो लिहाजा भारत में भूखमरी और अकाल की भी स्थिति देखने को मिली। जब खाद्यान्न की कमी हो गई तो अकाल की प्रवृत्ति वहाँ बढ़ गई। फिर दूसरा एक नकारात्मक परिणाम ये हुआ कि नकदी फसल के उत्पादन से जो लाभ था वो किसानों को नहीं मिल पाया, क्योंकि बिचौलिए जो थे बीच में और जो व्यापारी थे, उन्होंने किसानों से उनकी फसलों को सस्ती कीमत पर ख़रीदा और उसे इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कीमत पर बेचा। तो मुनाफा जो है वो बिचौलिए और व्यापारी ही कमा गए ज़्यादा मुनाफा, जबकि जो बेचारा उत्पादक था किसान, उसे नकदी फसल का उतना मुनाफा नहीं मिल पाया जितना इन बिचौलियों ने और व्यापारियों ने मजे लूट लिए। आज भी वही चीज़ है। आज आप देख रहे हो किसान दूध का उत्पादन करता है, लेकिन दूध जाता कितने में, बहुत कम पैसों पर, और उसी दूध को व्यापारी और बिचौलिए बेच देते हैं और मुनाफा कमाते हैं शहर में बेचकर, ठीक है नहीं, या उसी दूध से मिल्क प्रोडक्ट बना के मुनाफा कमाते हैं व्यापारी लोग। तो कायदे में जो है आपके पास नकदी फसलों के उत्पादन का किसानों को इतना लाभ नहीं हुआ जितना बिचौलियों और व्यापारी को हुआ। ये एक नेगेटिव पॉइंट था। एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि नकदी फसल को जब वरीयता दी गई तो उसमें जो दक्षिण के दंगे थे वो उसके रूप में सामने आए। दक्षिण के दंगों के रूप में किसान विद्रोह हुआ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया होगा कि दक्षिण के दंगे आपके पास जो पहले यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कपास उत्पादन के संदर्भ में, कपास उत्पादन, तो याद रहेगा ये उत्पादन के संदर्भ में टीचरों को भी पता चल जाएगा। ये आप लिख दोगे तो ये अच्छा कपास उत्पादन वाले दंगे। मैंने आपको बताया होगा कि जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था तो वहाँ से ब्रिटेन को कपास मिलना बंद हो गया था, तो ब्रिटेन ने भारत में कपास उत्पादन को वरीयता दी। तो भारत का जो दक्षिण का एरिया है वहाँ कपास उत्पादन बड़े पैमाने पर किया गया, और जब वहाँ बड़े पैमाने पर कपास उत्पादन हुआ और जैसे ही अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया और ब्रिटेन का अमेरिका के साथ व्यापार फिर बढ़ने लगा, तो
वो भारत में से जो कपास लेता था ब्रिटेन, तो अब वो कपास कहाँ से आने लगी? अमेरिका से। तो इंटरनेशनल मार्केट में कपास की कीमत क्या हो गई? कम हो गई। अब बाहर इंटरनेशनल मार्केट में जब कपास की कीमत कम हो गई तो भारतीय व्यापारी अब की कपास बाहर जा नहीं रही। लेकिन अंग्रेजों ने कपास, जब भारतीय व्यापारियों की कपास की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड थी, जब अंग्रेज मतलब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन को अमेरिका से कपास नहीं मिल रही थी, तो उस समय भारतीय कपास की इंटरनेशनल मार्केट में खूब डिमांड थी और व्यापार था। तो अंग्रेज अधिकारियों ने क्या काम किया? सरकार ने किसानों पर राजस्व बढ़ा दिया। यानी कि जब कपास का इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी एक्सपोर्ट होता था भारत से, तो उस मुनाफे को देखते हुए भारत में कपास के उत्पादक किसानों पर राजस्व की राशि बढ़ा दी, लगान बढ़ा दिया। अब लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में कपास के दाम कम हो गए तो इन किसानों को बेचारों को नुकसान हुआ। अब तो इनकी जो पूंजी कपास में लगी हुई थी वो भी निकलनी मुश्किल हो रही है। लेकिन अंग्रेजों ने व्यापार मतलब जो राजस्व लगाया था उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं की, राजस्व बराबर लिया जा रहा है। भाई पहले किसानों को फायदा होता था क्योंकि उनकी कपास इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों में बिकती थी, तो सरकार ने राजस्व बढ़ा भी दिया था तो उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वो आराम से प्यार से देते थे। लेकिन जब उनकी कपास इंटरनेशनल मार्केट में बिक ही नहीं रही है और सरकार राजस्व फिर भी उतना ही वसूल रही है जितना पहले लेती थी, तो इस चीज़ से आपके पास परेशान होकर जो दक्षिण के किसान थे, कपास उत्पादक जो किसान थे, उन्होंने विद्रोह किया। तो तीसरा नकारात्मक परिणाम ये आता है कि दक्षिण के दंगों के रूप में सामने, ठीक है नहीं। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हो गए, दो इधर सकारात्मक, दो इधर नकारात्मक, तीन नकारात्मक हो। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में संपूर्ण हो गया। अब इन क्वेश्चनों को आपको बार बार लिख कर देखना है। कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए कृषि के वाणिज्यीकरण से, तो ये जो मैंने आपको ये लिखवाया है, इनसे इतने ही आपको कारण लिखने हैं, इतने ही आपको परिणाम लिखने हैं, और कृषि के वाणिज्यीकरण की यही आपको डेफिनेशन लिखनी है। हस्तशिल्प उद्योग के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो पहले मैंने करा दिया। अब तुम्हारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, अब तुम इन्हें जिंदगी भर नहीं भूलने के, बिल्कुल भी 2 बार लिख के देख लोगे तो ये पूरा तुम्हारे दिमाग में बैठ गए। अब बस तुम्हारे जो नोट्स बन रहे हैं आंसर राइटिंग वाले, पेपर के टाइम पे बस इन्हें याद करना है। अब आप रजिस्टर में याद करने की कोशिश नहीं करोगे, ना इतना आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है भाई, समझ में आया ये? ठीक, अब एक क्वेश्चन घर से दूं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए। मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन घर के लिए देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। तुम्हें लिखवाया ना मैंने, रेलवे का विकास लिखवाया ना, लिखवाया रेलवे का विकास। मैं बताऊंगा ना थोड़ा सा, अभी हिंट दूंगा। आज हो रहा है बहुत। कोई बात नहीं, लिख के देखना। जा रहे हो? ये क्वेश्चन है, ये तुम्हें घर से करना है। श्रेया ऐसे बात नहीं बनेगी, वो जो फिलोसफी की आपने क्लास छोड़ी है, क्योंकि कल तुम लोग मतलब मैंने बौद्ध दर्शन शुरू किया तुम लोगों की वजह से, फिर मैंने समझाया नहीं, लिखवा लिखवा दिया। वो बात आ रही समझी नहीं? क्या टाइम खराब है? हैं? तो अब बताओ किस समय रखूं? दिन में तुम्हें किसी को क्लास करनी नहीं, सुबह को शाम को तुम पढ़ोगे नहीं। तुम देख लो, मैं तो 5 सुबह को भी कर लो, शाम को भी कर दूंगा। इसलिए आप कर लोगे एक क्लास आंसर राइटिंग की अगर 5 बजे से कर रहे तो? तो ये क्लास ठीक है, तो एक और देख लेंगे वो उसमें से, रात की जो 2 हैं उसमें से कर लेंगे। फिलोसफी की कर लेते हैं 5 से 6:30। ओ सॉरी 5 या अरे अभी तो तुम कॉलेज कोई ना जा रही हो, अभी तो तुम क्लास करो 4 बजे से। अब 4 बजे तक तुम्हारे साथ प्रॉब्लम, चलो देखते हैं, आज तो खैर करते ही हैं।
रात को जल्दी कर देंगे, आज 9:30 बजे से कर देंगे, ठीक है नहीं। ये क्वेश्चन आपको करना है कि भारत में रेलवे के निर्माण का प्रभाव का आलोचनात्मक वर्णन करना है। तो मैंने जो तुम्हें रेलवे वाला टॉपिक लिखवाया था ना, रेलवे वाला, तो उसमें जो उसके सकारात्मक परिणाम है और नकारात्मक परिणाम है वो लिखने हैं। पहले भारत में रेलवे के निर्माण के बारे में लिखोगे, निर्माण के बारे में, फिर उसके जो सकारात्मक प्रभाव का मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लिखने हैं। ये मैंने आपको लिखवाए हैं, बस इन्हीं चीज़ों को लिखना है, ठीक है नहीं। कि भारत में बस गोल बना देना प्रभाव और इधर डाल देना सकारात्मक, इधर नकारात्मक, और थोड़ा सा रेलवे के निर्माण के बारे में लिख दोगे। करके देखना, नहीं होता तो मैं कल को लिखवाऊंगा, ठीक है नहीं। अभी बस आपको यह काम करना है, दोनों क्वेश्चन जो लिखवाए इन्हें नोट करना है और अच्छे से एक बार अपने खुद के मन से 1-2 बार लिख कर देख लेना है। पहली बार लिखोगे समय ज़्यादा लगेगा, दूसरी बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, समय कम लगेगा। कोशिश यही करनी है कि 8 से 9 मिनट में आप लिख लो, ठीक है। इतना करो आज के लिए। आज अगर क्लास में करने, आज चलो 7 बजे से करते हैं, रात वाली क्लास 9:30 से करते हैं, 1 घंटा पहले से कर लेंगे और फिर देखते हैं ना 7 से 9, फिर 9:30 से आधा घंटे का गैप देके दूसरी क्लास, और फिर टाइम को देखते हैं सब लोगों से मालूम करके, ठीक है। इतना कीजिए आप, चलो ठीक है, ओके। क्या हेलो, कुछ इन्होंने बोला नहीं श्रेया ने? अच्छा चलो ठीक है।